नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, पत्नी मधुलिका का तमिलनाडु में आईएएफ हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लाल रंग पर खींची तलवारें, पीएम मोदी की टोपी पर टिप्पणी के बाद अखिलेश ने बताए मायने, संजय सिंह ने भी घेरा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे राहुल गांधी, ट्वीट कर कहा मेरे 2 सवाल वे खा गए, क्या मजाक है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। पत्नी मधुलिका का तमिलनाडु में आईएएफ हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन। जी हाँ दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। जनरल रावत, उनकी पत्नी सहित 14 लोग भारतीय वायुसेना आईएएफ के जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, वो आज दोपहर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मी सीरीज के हेलीकॉप्टर ने सुलूर आर्मी बेस से उड़ान भरी थी। इसके कुछ ही देर बाद यह नीलगिरी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि बचने में सफल रहे एक शख्स का बुरी तरह से झुलसने के कारण इलाज किया जा रहा है। जनरल रावत के अलावा उनकी पत्नी, उनके डिफेंस असिस्टेंट, सुरक्षा कमांडोज और भारतीय वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर में थे। भारतीय वायुसेना की ओर से एक ट्वीट में कहा गया है, बेहद अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि जनरल बिपिन रावत, श्रीमती मधुलिका रावत और हेलीकॉप्टर में सवार 11 अन्य लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। एक अन्य ट्वीट में यह भी जानकारी दी गई है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इंजरी के कारण इस समय वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट में लिखा था कि तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों का आकस्मिक निधन हो गया है। उन्होंने लिखा था, उनका असामयिक निधन देश और इसके सशस्त्र बलों के लिए बड़ी क्षति है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर इस बात की पुष्टि की थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस हेलीकॉप्टर में थे। ट्वीट में कहा गया है, वायुसेना के मी 17V5 हेलीकॉप्टर, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे, आज कुन्नूर के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच का आदेश दिया गया है। दुर्घटना की सबसे पहले जानकारी दोपहर 12:20 बजे मिली। केटरी गांव के ग्रामीणों ने डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को यह जानकारी दी, जिन्होंने जिला प्रशासन को इससे सूचित किया। मी सीरीज के हेलीकॉप्टर ने सुलूर आर्मी बेस से उड़ान भरी थी। इसके कुछ ही देर बाद यह नीलगिरी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह वेलिंगटन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की ओर बढ़ रहा था। स्थानीय टीवी चैनल पर दुर्घटनास्थल की तस्वीरों में गहरे धुएं और आग के साथ हेलीकॉप्टर के मलबा भी दिखाई दे रहा है। मौके पर बचाव और राहत कार्य जारी है, लेकिन जंगली इलाका होने की वजह से इसमें मुश्किलें आ रही हैं। स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों द्वारा बॉडीज को ले जाया रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लाल रंग पर खींची तलवारें, पीएम मोदी की टोपी पर टिप्पणी के बाद अखिलेश ने बताए मायने, संजय सिंह ने भी घेरा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल रंग की टोपी वाले बयान पर यूपी में संग्राम छिड़ गया है। पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा को लाल रंग के मायने बताए। उधर इस विवाद में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लाल रंग को क्रांति का प्रतीक बताते हुए पीएम मोदी पर सवाल उठाया। उधर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और सपा नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और दोनों जानते हैं सत्ता से बाहर हैं, जबकि सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने कहा, लाल रंग बदलाव का रंग है। दरअसल पीएम मोदी मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने लाल टोपी के जरिए सपा पर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने कहा था, लाल टोपी पहनने वालों को सरकार बनानी है, इन्हें आतंकियों पर मेहरबानी दिखाने और आतंकियों को छुड़ाने के लिए सरकार बनानी है। पीएम मोदी ने कहा, ये लोग यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं, यानी खतरे की घंटी। अब इस मामले में आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी और भाजपा पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने आज तक से बातचीत में कहा, मैं बहुत हैरान हूँ कि भारत के पीएम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किसी टोपी, वस्त्र के बारे में आतंकियों को छोड़ने ऐसे ट्वीट कैसे हो सकते हैं। क्या पीएम मोदी अपने विचारों के स्तर को इस हद तक ले जाना चाहते हैं? यूपी में बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, किसान, टीईटी पेपर लीक जैसे तमाम मुद्दे हैं। इन पर बात होनी चाहिए। इन पर सरकार कुछ नहीं बोल रही। लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं लाल किले का नाम बदलकर काला किला न कर दिया जाए। पीएम क्या 15 अगस्त को काले किले से भाषण देंगे? ये काली टोपी पहनने वाले लोग हैं। ये काला कानून लाते हैं। इनका काला दिमाग है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे राहुल गांधी, ट्वीट कर कहा मेरे 2 सवाल वे खा गए, क्या मजाक है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर रुख अपना रखा है। चीन के साथ सीमा विवाद हो, कोरोना के खिलाफ जंग में कथित विफलता या फिर किसान आंदोलन से जुड़ा मामला, राहुल लगातार सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं।
संसद के शीतकालीन सत्र के अंतर्गत मंगलवार को उन्होंने सरकार से मांग की थी कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा और परिवार के सदस्यों को नौकरी मिली चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल ने कहा था कि सरकार कह रही है कि कोई किसान शहीद नहीं हुआ और आपके पास नाम नहीं है। उन्होंने आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के नाम लोकसभा में दिखाते हुए कहा कि किसानों का जो हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। किसानों के मामले में उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें इस मामले में सरकार की कथित बेरुखी पर सवाल उठाए। राहुल ने इस ट्वीट में लिखा, कृषि अन्याय पर मैंने संसद में सवाल किए। 1. क्या शहीद किसानों को मुआवजा मिलेगा? 2. क्या सरकार एमएसपी पर विचार कर रही है? 3. कोविड से किसानी पर क्या असर पड़ा? पहले 2 सवाल वे खा गए और तीसरे का ये जवाब दिया है, महामारी में किसानी सुचारू रूप से चलती रही। क्या मजाक है? अपने इस सवाल के साथ उन्होंने #farmers का इस्तेमाल किया है और सरकार की ओर से मिले जवाब का लेकर भी पोस्ट किया है। गौरतलब है कि राहुल ने आंदोलन के दौरान मारे गए पंजाब के 400 और हरियाणा के 70 किसानों की लिस्ट लोकसभा को सौंपते हुए कहा था, मैं चाहता हूं कि प्रभावित किसान परिवारों को मुआवजा और रोजगार मिलना चाहिए। इससे पहले राहुल यह भी कह चुके हैं कि सरकार गरीबों और किसानों की बात करती है, लेकिन जब मदद की बात आती है तो कहती है कि पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। क्यों मांगी? इसलिए कि कृषि कानून गलत थे और उनकी वजह से किसान सड़क पर आए। अगर कृषि कानूनों के कारण आंदोलन की वजह से किसान मारे गए तो उन्होंने उन पीड़ित परिवारों के बारे में भी सोचना चाहिए। पीएम मोदी को उन मृत किसानों के परिवारों के बारे में सोचना चाहिए, उनकी पढ़ाई लिखाई और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि पंजाब ने किया। अगर वो थोड़ी सी संवेदनशीलता और मानवता दिखाएं तो इसमें जरा सी भी देर नहीं लगेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अजय कुमार लल्लू का दावा, इस चुनाव में बीजेपी की विदाई तय, जनता ने बना लिया मन। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही समय है, लेकिन जातिगत वोटों के समीकरण को साधने के लिए सभी सियासी दलों ने अपने अपने हथकंडे आजमाने शुरू कर दिए हैं। सपा और रालोद जहां पश्चिमी यूपी में जनसभा करके गठबंधन की घोषणा की है, तो वहीं गोरखपुर में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने प्रयागराज के फाफामो में हुए सामूहिक हत्याकांड के मृतकों के श्रद्धांजलि सभा के बहाने दलितों को साधने की कोशिश की है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोरखपुर के दौरे को लेकर भी निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा सौगात देने का नहीं है, बल्कि वह चुनावी जनसभा के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पता चल गया है कि सूबे की सरकार फेल हो चुकी है। आगामी चुनाव में जनता ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। अजय लल्लू ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी की विदाई तय है, चाहे जितने सौगात देने की कोशिश करें। श्रद्धांजलि सभा में शामिल लोगों से अजय कुमार लल्लू ने आगामी चुनाव में मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। श्रद्धांजलि सभा के जरिए अजय कुमार लल्लू ने दलितों को साधने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रयागराज के फाफामो में हुए दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या को लेकर सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। मृतकों को श्रद्धांजलि देने के बाद अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्हें दूरबीन से भी अपराधी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन प्रयागराज के फाफामो में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की घटना हो या फिर प्रदेश के दूसरे जगहों पर हुई घटना, साफ हो गया है कि सरकार अपराध पर रोकथाम करने में विफल है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में टीएमसी से अलग कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी एनसीपी, जानिए शरद पवार ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी एकता नेतृत्व के मुद्दे पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की तनातनी के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने गोवा और उत्तराखंड में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से अलग कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एनसीपी में मंगलवार को हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला किया। पार्टी ने निर्णय लिया है कि फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर जब तक पार्टी में पूरी तरीके से सहमति नहीं बन जाती, उससे पहले गोवा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनसीपी कांग्रेस के साथ चुनाव प्रचार करेंगी। गौरतलब है कि एनसीपी की बैठक मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की अध्यक्षता में दिल्ली में बुलाई गई थी। बैठक में शरद पवार ने कहा कि एनसीपी ने हमेशा किसान आंदोलन का समर्थन किया है। एनसीपी नेता व प्रवक्ता नवाब मलिक के अनुसार कार्यकारिणी की बैठक में 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा हुई। यह स्थानीय नेतृत्व को गैर भाजपा दलों के साथ गठबंधन करने का अधिकार देता है। उत्तर प्रदेश में एनसीपी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश से बातचीत करेगी। वहीं उत्तराखंड, गोवा में कांग्रेस से बातचीत चल रही है। गोवा में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस गोवा प्रभारी दिनेश गुंडूराव के बीच बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 700 लोगों का हो सम्मान, कांग्रेस की मीटिंग में बोली सोनिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग में मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने किसानों के आंदोलन, सीमा की सुरक्षा और विनिवेश के मुद्दे को उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा
उन्होंने सीमा सुरक्षा को लेकर कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है और लोग अब बदलाव चाहते हैं। एक तरफ सरकार देश की संपत्ति को बेच रही है तो वहीं दूसरी तरफ आम लोग महंगाई से त्रस्त हैं। सोनिया गांधी ने राज्यसभा से 12 सांसदों के निलंबन पर भी सरकार को खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम अस्वीकार्य है। हम निलंबित हुए सांसदों के साथ खड़े हैं और सरकार को इसे वापस लेना ही होगा। बता दें कि कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर 12 दिसंबर को एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में भी है। इस मीटिंग के दौरान सोनिया गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस लीडर ने कहा, अब उन 700 किसानों का सम्मान होना चाहिए जिन्होंने आंदोलन के दौरान जान गंवा दी। किसानों और आम लोगों के प्रति मोदी सरकार असंवेदनशील है। जरूरी चीजों की कीमतों में तेजी से इजाफा होने के चलते हर परिवार का मासिक बजट बिगड़ गया है। मंगलवार को राहुल गांधी ने भी किसानों के मुद्दे पर संसद में बात की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार का कहना है कि उसके पास आंदोलन में मरे लोगों का आंकड़ा नहीं है। मेरे पास 500 से ज्यादा लोगों के नाम हैं। इन लोगों को पंजाब सरकार ने मुआवजा दिया है और 152 लोगों को नौकरी भी दी है। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं संसद में इस पूरी सूची को रखता हूं और सरकार इसकी मदद से किसानों को मदद कर सकती है। इस बीच आज किसान आंदोलन की समाप्ति का भी ऐलान हो सकता है। एमएसपी से लेकर अन्य तमाम मुद्दों पर सरकार ने सहमति जताई है और किसानों के तेवर भी कुछ नरम दिखे हैं। गठबंधन की रैली, अखिलेश बोले किसानों ने भाजपा के लिए बंद किए अपने दरवाजे। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर शब्दों के बाण चलाए। कहा कि भाजपा ने लोगों को लाइन में लगाया है। खाद के लिए, बीमारी आए तो ऑक्सीजन और दवाई के लिए, नोटबंदी में पैसों के लिए लाइन लगाए। इस बार लोगों ने तय किया है कि लाइन में लगकर भाजपा को हटाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अब पश्चिम में किसानों ने अपना दरवाजा भाजपा के लिए बंद कर लिया है। सिटकनी भी लगा दी है। किसानों को उनका हक मिले, एमएसपी पर घोषणा हो। यह सरकार किसानों का हक नहीं देना चाहती। सपा रालोद की सरकार किसानों को हक दिलाने का काम करेगी। किसानों को जीप से कुचल दिया गया, कहीं ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। उनका मान छीना है। महंगाई बढ़ गई है, आमदनी नहीं है, दवाई नहीं है, कमाई आधी हो गई है। डीजल महंगा, खाद महंगी, दवाई महंगी और कमाई आधी है। ऐसे में किसान और उत्तर प्रदेश के लोग कैसे खुशहाल होंगे। नौजवानों के लिए नौकरी नहीं, उन्हें लाठी मिलती है। नौकरी की कोई उम्मीद नहीं बची है। जहां नौकरी मिलनी थी वो सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं। जब सब बिक जाएगा तो रोजगार और नौकरी कहाँ मिलेगी। इस ठोकी राज में लोगों को अपमानित किया जा रहा है। बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं, खेत बर्बाद हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए तंज कसा कि चिरंजीवी लोग यूपी का विकास नहीं कर सकते हैं। रैली में लाल, हरा, सफेद और पीला रंग दिख रहा है। हम रंगों का गुलदस्ता बनाते हैं और एक रंगी सरकार कभी किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकती। ये सरकार जाने वाली है और परिवर्तन होकर रहेगा। भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश जनता को धोखा दिया है। सरकार फेल है। कभी कभी तो इंजन दोनों से टकरा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिया, पानी का जहाज बेचा, बंदरगाह भी बेच दिया, ट्रेन बेची और रेलवे स्टेशन भी बेच दिए। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर बैठाने की बात करने वाले बताएं। हवाई चप्पल वाले कितनों ने हवाई सफर किया। पेट्रोल डीजल इतने महंगे हैं कि अब मोटरसाइकिल चलना भारी हो गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका ने महिलाओं के लिए जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र। सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण का वादा। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है। शक्ति विधान नाम से जारी इस घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण के साथ साथ महिलाओं के स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि घोषणा पत्र में ये घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में हम 40% हिस्सेदारी से शुरू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये एक दिन 50% बने। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे। मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि वर्तमान समय में सिर्फ 9.4% महिलाएं कामकाजी हैं। महिलाओं को 40% आरक्षण का मतलब यह है कि कांग्रेस यदि 20 लाख रोजगार देगी तो 8 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे। इसके अलावा अपने संस्थानों में 50% पदों पर महिलाओं को अवसर देने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों संस्थानों को करों में छूट दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 10,000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। राशन की 50% दुकानों का प्रबंधन और संचालन महिलाओं को दिया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों और सांसदों के निलंबन पर सोनिया गांधी ने किया सरकार पर हमला, बताया अपमानजनक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कीमतों में वृद्धि, किसानों की मांगों और सीमा पर तनाव को लेकर बुधवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी देश के सामने आने वाली चुनौतियों पर संसद में चर्चा पर जोर देगी। कांग्रेस संसदीय दल CPP की बैठक में पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने नागालैंड में 14 नागरिकों की हत्या पर भी गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन पीड़ित परिवारों के लिए न्याय जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाना चाहिए। CPP की बैठक में सोनिया गांधी ने सांसदों के निलंबन पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस कदम को अपमानजनक और कहा कि यह अभूतपूर्व है कि उन्हें शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने यहां तक कहा कि यह संविधान और राज्यों की परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का उल्लंघन करता है। सोनिया गांधी ने कहा कि समूचा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है और सरकार के माफी मांगने तक इससे पीछे नहीं हटने वाला है। आपको बता दें कि सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार सदन में भी काफी हल्ला कर रही हैं। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि यदि निलंबित सांसद माफी मांग लेते हैं तो सरकार उनके निलंबन को रद्द करने पर विचार कर सकती है। हालांकि सरकार की इस मांग को कांग्रेस समेत दूसरी पार्टी ने ठुकरा दिया है। संसद के सेंट्रल हॉल में हुई CPP की बैठक के दौरान कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद रहे। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़े हर मुद्दे पर सदन में चर्चा करना चाहती है, लेकिन सरकार उनसे बच रही है। CPP की बैठक में उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई का भी मुद्दा उठाया। इसके लिए भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मैंने 2 सवाल पूछे थे, उसे हटा दिया गया। संसद में राहुल गांधी ने लगाया आरोप। जानिए प्रश्नकाल के लिए सवाल छांटने का नियम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट किया कि किसान आंदोलन और किसानी को लेकर उन्होंने लोकसभा में 3 सवालों पर सरकार से लिखित जवाब मांगे थे। सरकार ने शुरुआती 2 सवालों को हटा दिया और तीसरे का जवाब दिया भी तो गोलमोल। कांग्रेस नेता ने इसे मजाक करार दिया है। तो क्या सरकार के लिए संसद में सदस्य की तरफ से पूछे गए हर सवाल का जवाब देना जरूरी है? अगर जरूरी नहीं है तो किस आधार पर जवाब देने के लिए सवालों को मंजूर या फिर नामंजूर किया जाता है? क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने किसी सांसद के पूछे सवाल को हटा दिया है? कितने तरह के सवाल होते हैं और उनसे जुड़े नियम क्या हैं? आइए समझते हैं। संसद के दोनों सदनों में सांसदों को तमाम मंत्रालयों और विभागों से सवाल पूछने का अधिकार मिला हुआ है। प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्री उन सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन इन सवालों के लिए विधिवत नियम बने हुए हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी और किस तरह के सवालों को नामंजूर किया जा सकता है। जाहिर है कि सवालों का स्वीकार नहीं किया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। नियमों के हिसाब से पहले भी ऐसा होता रहा है, हालांकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के ही दौरान कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल और BJP सांसद सुब्रमण्यन स्वामी के सवालों को जवाब के लिए स्वीकार नहीं किया गया। दोनों ही राज्यसभा के सदस्य हैं। स्वामी ने LAC पर चीन के कथित घुसपैठ का सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा था कि क्या चीनियों ने लद्दाख में LAC को पार किया था। स्वामी ने खुद ट्वीट कर बताया था कि राष्ट्रीय हित का हवाला देकर उनके सवाल को इजाजत नहीं दी गई। दूसरी तरफ वेणुगोपाल ने पूछा था कि क्या NRI को एयरपोर्ट पर परेशान किया जा रहा है और उन्हें वापस भेजा रहा है। क्या कुछ NRI से अधिकारी यह कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का समर्थन करना बंद करो। इन दोनों सांसदों के सवालों को राज्यसभा सचिवालय ने मंजूरी नहीं दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने किसान संगठनों को भेजा नया प्रस्ताव। राकेश टिकैत की 2 टूक पहले केस वापस ले सरकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की किसान संयुक्त मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी के साथ बैठक जारी है। बताया जा रहा है केंद्र सरकार ने इस बैठक में किसानों के सामने नई पेशकश की है। बताया जा रहा है कि सरकार केस वापस लेने की मांग पर तत्काल प्रभाव से राजी हो गई है। उधर राकेश टिकैत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सरकार केस वापस लेगी तभी आंदोलन खत्म किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को किसानों को 5 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा था। इसमें सरकार MSP पर कमेटी बनाने के लिए तैयार थी। साथ ही सरकार ने साफ कर दिया था कि वो किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले आंदोलन वापस लेना होगा। वहीं किसानों की मांग है कि पहले केस वापस लिए जाएं, इसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक ने आप चुनाव से पहले राजा भैया को दी बड़ी खुशखबरी, उनकी पार्टी को अलॉट हुआ चुनाव चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी में सियासी जमीन ढूंढ रहे राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह दे दिया है। एक ने राजा भैया की पार्टी को आर्य चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। राजा भैया ने ट्वीट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में जब राजा भैया चुनाव लड़े थे तो उस समय उनका चुनाव चिन्ह आर्य ही था। 3 दशक पहले 1993 में राजनीति की शुरुआत से लेकर 2017 तक राजा भैया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। राजा भैया अपनी 3 दशक की राजनीति में भले ही पहली बार दलीय राजनीति में उतर रहे हों, लेकिन भाजपा और सपा से उनके नजदीकी रिश्ते रहे हैं। हालांकि वो कभी किसी भी दल में शामिल नहीं हुए।
दलीय राजनीति में उतरे तो अपनी पार्टी बनाकर भाजपा और सपा से राजा भैया के मधुर रिश्तों की बानगी इसी बात से मिलती है कि वो कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह से लेकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। नजदीकियां भले ही हों, लेकिन दोनों दलों ने राजा भैया के प्रभाव वाली सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते रहे हैं।